Hello everyone, this is Avinav Rai and welcome to Electrical for All. हम लोगों ने जैसा कि पिछली क्लासेस में डिस्कशन किया था सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के बारे में, आज हम लोग थोड़ा और डीप में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने लाइव क्लासेस में पहले से ही ऑलरेडी पढ़ ली हैं, बट मैं ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को और बेहतर से जान पाएँ। और मैं इसके आगे जो आगे के लेक्चर्स हैं जिसमें हमको पावर्स के बारे में पढ़ना था, वो भी इस लेक्चर में ऐड कर रहा हूँ। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, दैट इज़ अ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। आज हम लोग उसको और डीप में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फॉल्ट के पावर सिस्टम में, वो सारी चीज़ें, फॉल्ट की स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो सब। ठीक, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में। तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि सीरीज दो फॉल्ट आपके दो तरीके के हैं, एक सीरीज फॉल्ट है, एक शंट फॉल्ट। ठीक, तो अगर सिर्फ एक कंडक्टर ओपन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वन ओपन कंडक्टर फॉल्ट। और अगर दो कंडक्टर ओपन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, टू ओपन कंडक्टर फॉल्ट। अब अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स में आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें दो अलग अलग तरीके के फॉल्ट हैं, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल फॉल्ट। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या, जिसमें मान लीजिए हमारे पास 3 वायर्स हैं, ए बी सी, और एक ग्राउंड है। तो पहला ए और जी ये दोनों कनेक्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए जी फॉल्ट, है ना। बी और जी कनेक्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बी जी फॉल्ट। और सी और जी कनेक्ट हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सी जी फॉल्ट। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद डबल एल फॉल्ट की बात की गई है, तो 3 लाइन है, तो 3 लाइन में क्या हो सकता है, ए बी सी 3 लाइन हो सकती है। तो ए से बी कनेक्ट हो गया, या बी से सी कनेक्ट हो गया, या सी से ए कनेक्ट हो गया। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके बाद देखते हैं डबल एल जी फॉल्ट के बारे में। मतलब हमारी 2 लाइन तो कनेक्ट हुई, साथ ही साथ चौथा मेरा ग्राउंड उसके साथ कनेक्ट हो गया, तो क्या किसको क्या बोल देंगे, डबल एल जी फॉल्ट। ओके, तो ये हो गया एसिमेट्रिकल फॉल्ट। लेकिन अगर हम सिमेट्रिकल फॉल्ट का डिस्कशन करते हैं तो दैट इज द डिफरेंट। सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है भाई, मेरी तीनों लाइन कनेक्ट हो गई एक साथ, है ना, या तीनों लाइन शॉर्ट सर्किट कर गई, है ना, या तीनों लाइन प्लस ग्राउंड शॉर्ट सर्किट कर गया। ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल एल फॉल्ट या ट्रिपल एल जी फॉल्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के फॉल्ट्स हैं, है ना। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ से, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लें। और नेक्स्ट, अब क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं फॉल्ट के, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगी तो एक्सेसिव हीट, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा बनेगी। ठीक, नेक्स्ट, अगर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, सम टाइम द शॉर्ट सर्किट करंट टेक्स फॉर्म ऑफ एन आर्क बनने लगता है। ठीक है, उस आर्क से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और वो पावर सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पावर सिस्टम की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे एपरेटस खराब हो जाते हैं ओवरहीट के कारण। ठीक, तो इन फॉल्ट को रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पावर सिस्टम में काम करते हैं। ठीक, अब फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। फॉल्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे तो दैट इज द डिफरेंट। जैसे कि लाइटनिंग, मतलब अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि कौन सी चीज में कितना फॉल्ट होता है भैया, है ना। जैसे लाइटनिंग है, बिजली गिरने के कारण कितना फॉल्ट होता है, दैट इज द एवरेज ऑफ 12%, है ना। अब विंड या मैकेनिकल, मतलब हवा के कारण आंधी तूफान आ गया, उसके कारण कितना फॉल्ट होता है, दैट इज द 20%, है ना। तो यही इसकी स्टैटिस्टिक्स है कि किस चीज़ के कारण कितना फॉल्ट होता है। तो यहाँ पे सब अच्छे से लिखा हुआ है कि एपरेटस फेलियर हो गया या स्विचिंग टू फॉल्ट हो गया, दैट केस में कितना फॉल्ट आएगा, है ना। अब कोई चीज़ गिर गई, आपका होता है ना कि पेड़ गिर गया, है ना, तो उसकी एक स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है। इन द सेंस ये कैसे बनाया जाता है, बहुत सालों की स्टडी के बाद ये स्टैटिस्टिक्स जो है वो बाहर निकल के आती है कि भाई किसके कारण कितना फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स का दिखाया गया है। लाइक ओवरहेड लाइन है, उसमें 50% फॉल्ट होता है सबसे ज़्यादा हमारा ओवरहेड लाइन में। उसके बाद केबल्स हैं, केबल्स में 10%, ट्रांसफार्मर में 10%, है ना। CTPT में 2%, मिसलीनियस होता है 10%। मिसलीनियस मतलब अलग अलग चीज़ें जो इन सबसे अलग
है ना। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर लाइन के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो दैट इज़ डिफरेंट। अगर से मतलब हम जो अभी डिस्कशन किए थे काइंड्स ऑफ फॉल्ट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है दैट इज़ द LG फॉल्ट, ओके, वो 70% होता है। अगर डबल L फॉल्ट की बात करें तो दैट इज़ द 15%, है ना। तो ये फॉल्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कितना परसेंट फॉल्ट आता है, ठीक। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हमको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑब्वियसली LG फॉल्ट हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाने होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट दैट शॉर्ट सर्किट करंट, है ना। कैसे हम शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करें। तो आज हम लोग उतना डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट है क्या उसके बारे में देखते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एनालिसिस एंड व्हाई इट इज डन। शॉर्ट सर्किट एनालिसिस क्या है और हम इसे क्यों करते हैं, ठीक। तो शॉर्ट सर्किट एनालिसिस जो है वो ये डिटरमाइन करती है कि शॉर्ट सर्किट करंट कितनी आ सकती है आपके सिस्टम में, है ना। एंड देखिए नेक्स्ट लिखा, द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड compresses the magnitude with the interrupting rating of the overcurrent protective device, ठीक। अब इससे ये भी पता चलता है कि मेरा सिस्टम उतना झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, है ना। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट एनालिसिस इसलिए कहते हैं, हर सिस्टम का शॉर्ट सर्किट एनालिसिस किया जाता है कि हमको पता चल पाए कि ये सिस्टम अगर इतनी शॉर्ट सर्किट करंट आती है तो उसको विथस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट सर्किट करंट आर करंट दैट इंट्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी in the form of heat and magnetic forces in power system, ठीक। हीट पैदा होती है, मैग्नेटिक फोर्सेस पैदा होते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एपरेटस खराब हो जाते हैं, है ना। अब जब हम शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे सिस्टम में क्या क्या लगा हुआ है। अगर सिंपली अगर हम जहाँ से जनरेशन हो रहा है वहाँ से लेकर के जहाँ पे लोड है वहाँ तक की अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले जनरेटर है, देन हम ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करते हैं, फिर हम ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करते हैं, फिर हम लोड जहाँ पे हम पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे सिस्टम में लगी हुई। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा अगर दिमाग लगाएं हम यहाँ पे, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई करंट को किससे स्टॉप किया जा सकता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम करंट को रोक सकते हैं। हाथ से रोक सकते हो आप, हाथ लगा दो ऐसे, करंट रुकेगी? नहीं रुकेगी, आपके बॉडी में फ्लो करने लगेगी। तो करंट को सिर्फ एक ही चीज़ से रोका जा सकता है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस, है ना, या इम्पिडेंस। अगर AC में बात करें दैट इज़ द इम्पिडेंस, है ना। तो हमको यहाँ पे सबसे पहला काम जो होता है दैट इज़ कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का, क्या मतलब, हर एक इंस्ट्रूमेंट और जो भी आपका उसमें एपरेटस लगा हुआ है, आपका जनरेटर है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसके बाद ट्रांसफॉर्मर्स हैं, लोड है, सबका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता है या इम्पिडेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके पास इम्पिडेंस होगा ही नहीं तो आप कैसे पता कर पाओगे कि वो सिस्टम आपकी शॉर्ट सर्किट करंट को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, या रोक पाएगा तो कितना रोक पाएगा, है ना। तो अब होता क्या है इस केस में कि हर सिस्टम की अपनी एक KVA रेटिंग होती है ना, किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग, ठीक। अभी हम लोग जानेंगे कि KVA है क्या, किलोवाट क्या है ना, kVAR क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक। तो हर एक सिस्टम का KVA कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। और क्योंकि हर सिस्टम का KVA जो है वो अलग होता है तो हम यहाँ पे एक सिंगल सिस्टम लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम हैज डिफरेंट KVA रेटिंग, देयरफॉर पर यूनिट और परसेंटेज इम्पिडेंस इज कैलकुलेटेड। इम्पिडेंस की बात हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इम्पिडेंस एक ही बात है। तो पर यूनिट और परसेंटेज इम्पिडेंस जब कैलकुलेट किया जाएगा, क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है भाई, क्योंकि हर सिस्टम की अपनी अपनी अलग अलग KVA रेटिंग है। तो सबको एक जगह या एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम परसेंटेज इम्पिडेंस और क्या कैलकुलेट करते हैं, पर यूनिट और परसेंटेज इम्पिडेंस इज कैलकुलेटेड एज्यूमिंग एप्रोप्रिएट KVA रेटिंग एज अ बेस वैल्यू। एक हम बेस वैल्यू क्रिएट करते हैं, सबसे पहले बेस वैल्यू लेते हैं। अब मेरे पास जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन है, लोड है, तो उसमें से कोई एक बेस वैल्यू या किसी एक सिस्टम की KVA वैल्यू उठा ली जाती है और उसको बेस मान करके सारे सिस्टम की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हम लोग और आगे डीप में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। आई नो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम लोग और आगे जब डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तब क्लियर होगा। लेकिन इसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि भाई
ये सारी चीज़ें हैं क्या, है ना। अगर हम यहाँ डिस्कशन करते हैं कि रेजिस्टिव लोड क्या है, ठीक, ये कहाँ से आया, केवी रेटिंग कहाँ से आया, ठीक। तो अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हमारे पास सोर्स होता है और दूसरा होता है लोड। पावर जो है वो सोर्स से लोड ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा पावर, पॉजिटिव पावर, है ना। अब यही पावर अगर लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव पावर। ये इस चीज के बारे में ध्यान रखना है, जो पावर सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव पावर, और जो पावर लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं क्या, निगेटिव पावर। तो अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें, रेजिस्टिव लोड जब लगा हुआ है सिस्टम में, ओनली रेजिस्टिव लोड कितने तरीके के हो सकते हैं, रेजिस्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है और इंडक्टिव हो सकता है। इतने तरह के लोड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हमारे पास। तो अब अगर सिर्फ इस इंस्टेंट पे देख रहे हैं हम, ये मेरा टाइम का कर्व है, ये मेरा आपका वोल्टेज और करंट का कर्व, ठीक। तो अगर इस इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं तो इस इंस्टेंट पे वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव। कॉमन सी बात है ना। अगर इस इंस्टेंट पे देखते हैं तो वोल्टेज निगेटिव है, करंट भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब भी रेजिस्टिव लोड होगा तब कभी भी पावर सोर्स से लोड की तरफ ट्रेवल करेगा, मतलब पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसे इंस्टेंटेनियस पावर भी बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर रेजिस्टिव लोड है तो। लेकिन जब आपका इंडक्टिव लोड है ना, तो आप यहाँ पे देख लो, इस इंस्टेंट पे देख लो, तो इस इंस्टेंट पे वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इस इंस्टेंट की बात करते हैं, है ना, तो इस इंस्टेंट पे क्या होगा, करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिलके क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे, बिकॉज P इज इक्वल टू क्या होता है, V मल्टीप्लाइड बाई I। तो आपका V पॉजिटिव है लेकिन I निगेटिव है, तो फाइनल पावर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दैट मीन्स जो मेरा पावर है वो लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक। इतना समझ में आया। ये दो चीजें हैं, पॉजिटिव पावर और नेगेटिव पावर। यही कुछ कैपेसिटर के साथ भी होता है। जब मेरा कैपेसिटर चार्ज हो गया तब वो डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, तो वो लोड से सोर्स की तरफ पावर को भेजना स्टार्ट कर देता है, ठीक। जिस पावर का कोई यूज नहीं होता, पावर वही यूजफुल है जिसको हम सोर्स से लोड की तरफ भेज रहे हैं। ऐसा पावर जिसको हम कहां से, लोड से सोर्स की तरफ भेज रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं है। भैया सोर्स तो पावर को यूज करेगा नहीं, बिकॉज वही तो पावर बना रहा है ना। वही पावर अगर बना रहा है तो वो पावर को क्यों यूज करेगा, ठीक। तो वैसे पावर की कोई जरूरत नहीं होती। तो ऐसा जो पावर है दैट इज कॉल्ड एज द रिएक्टिव पावर, है ना। वो क्या है, सिस्टम में बस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव पावर, ठीक। ऐसा पावर जिसको हम यूज कर रहे हैं उसको बोलेंगे क्या, एक्टिव पावर। क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर। क्लियर है। अब रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर, अब सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस तो होता नहीं है, सिस्टम में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और कैपेसिटेंस भी है, ठीक है। कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है। तो सिस्टम में जब ये तीनों चीजें रहेंगी तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर तो मिलेगा नहीं, हमको रिएक्टिव पावर भी मिलेगा। मतलब नेगेटिव पावर जो है, जो सिस्टम में ट्रेवल कर रहा है, जिसका हम कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जब एक्टिव पावर में मिल रहा है और रिएक्टिव पावर में मिल रहा है, तो ये दोनों का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड एज द अपीयरेंट पावर। क्या बोलेंगे उसको, अपीयरेंट पावर, ठीक। क्योंकि अपीयरेंट में क्या है, V मल्टीप्लाइड बाई I, तो इसकी यूनिट हो जाती है वोल्ट एम्पियर, है ना। और अगर इसको किलो में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, kVA। तो यही जो रेटिंग है दैट इज द kVA रेटिंग, जहां पे आपको एक्टिव और रिएक्टिव दोनों का सम होता है। तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का अगर हम सम कर देंगे तो दैट इज द kVA पावर और अपीयरेंट पावर, है ना। यही जो यूनिट है या kVA रेटिंग है, यही उसकी क्या है, kVA रेटिंग, जिसको बोलते हैं S इज इक्वल टू VI, ऐसे से डिनोट करते हैं। अगर आप नॉर्मल पावर की बात करें, एक्टिव पावर, कभी किसी ने ये नहीं पूछा आज तक कि वाई वी यूज cos phi, है ना। तो cos phi हम यूज करते हैं, P इज इक्वल टू VI cos phi, है ना। तो वो क्या होता है, एक्टिव पावर होता है। अगर Q इज इक्वल टू VI sin phi यूज कर रहे हैं तो दैट इज अ रिएक्टिव पावर, ठीक। एक्टिव पावर की यूनिट होती है वॉट में,
और रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR। VAR मतलब क्या? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। फॉर्मूला क्या है? VI sin phi, है ना। अब एक एक करके अलग अलग पावर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाई एक्टिव पावर, तो सबसे पहले बोलोगे इट इज द एक्चुअल पावर विच इज रियली ट्रांसफर फ्रॉम लोड, ट्रांसफर टू द लोड सच एज अ ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, जनरेटर एंड डिसिपेट टू द सर्किट। ऐसा पावर जो सोर्स से लोड की तरफ ट्रांसफर होता है और लोड उसको कंज्यूम करता है या उसका यूज करता है। जस्ट लाइक दैट मोटर है, मोटर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, उसका यूज कर रहा है ना। लेकिन रिएक्टिव पावर का आप यूज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जिसके बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया है। फॉर्मूला क्या है इसका? VI cos phi, है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। इसके अलग अलग फार्मूले भी यहाँ पे लिखे हो गए हैं। P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू VI cos phi, है ना। VI किस केस में? जब वो DC सर्किट है। VI cos phi किस केस में? जब वो AC सर्किट है। उसके बाद क्या लिखा? √3 VL IL cos phi, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, एकदम दिमाग पे रहना चाहिए ये सारे फॉर्मूले, है ना। अब देखो वहाँ पे हमने देखा था S इक्वल्स टू, अगर S स्क्वायर इक्वल्स टू देखोगे या S इक्वल्स टू देखोगे यहाँ पे, तो दैट इज द P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, है ना। जो ये ट्रायंगल है यहाँ पे क्या होगा? P स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस Q स्क्वायर, S इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले से P निकालोगे, मतलब जो एक्टिव पावर है उसको निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू √S स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, है ना। और उसको लिख सकते हो S का यूनिट क्या है? व्हाट इज द S? S इज द अपीरेंट पावर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर में, है ना। Q इज द रिएक्टिव पावर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वार में, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की यूनिट सारी लिखी गई हैं, कौन सी चीज़ें क्या है वो लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू मीन बाय रिएक्टिव पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज यूजलेस पावर, वॉटलेस पावर, जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस पावर, है ना। द पावर दैट कंटिन्यूअसली बाउंस बैक, द पावर दैट इज कंटिन्यूअसली बाउंस बैक एंड फोर्थ बिटवीन सोर्स एंड लोड, नोन एज अ रिएक्टिव पावर। सिंपल सा है, ऐसा पावर जो सिस्टम से बाउंस बैक होता है। कैसे बाउंस बैक होता है इसके बारे में मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर से दिखा दिया, है ना। पावर निगेटिव हो गया, निगेटिव का मतलब क्या? लोड से सोर्स की तरफ ट्रेवल कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है? रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट दैट द एनर्जी इज फर्स्ट स्टोर्ड एंड देन रिलीज्ड। सेम लाइक दैट इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है देन रिलीज होती है, तो रिलीज होगी तो वो उल्टा ट्रेवल करेगी, कॉमन सी बात है ना। इसकी यूनिट क्या है भैया? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब देखो ये चिप्स का पैकेट का जो एग्जांपल है, मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कशन भी किया है इन सब के बारे में। जो चिप्स का पैकेट का एग्जांपल है, इसको मैं बार बार इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि भैया इसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम इस्टेब्लिश हो जाए आपके दिमाग में, ठीक। अगर इसका कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश नहीं होगा कोई फायदा नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें एक बार दिमाग में स्टेबल हो गई, कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अगर ये चिप्स का पैकेट देखते हैं तो चिप्स के पैकेट में क्या होता है? चिप्स होता है प्लस गैसेस होती हैं, है ना। लेकिन पूरी चिप्स के पैकेट में क्या है? चिप्स प्लस गैसेस। लेकिन हम उस चिप्स के पैकेट से यूटिलाइज क्या कर पाते हैं? गैस को यूटिलाइज कर पाते हो? कभी नहीं कर पाते हो, सिर्फ और सिर्फ चिप्स यूटिलाइज कर पाते हो। तो जो चिप्स है दैट इज द एक्टिव पावर, है ना, जिसको हम किलोवाट में यूज करते हैं। और जो गैस है उसमें वो क्या है? रिएक्टिव पावर, जिसका कोई यूज नहीं भैया। सिंपल सी बात है, उसको कैलकुलेट किया जाता kVAR में या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। तो एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अपीयरेंट पावर, जिसको बोलते हैं रियल पावर, है ना, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। इसका अलग फॉर्मूला भी लिखा हुआ है आपका, Q इज इक्वल्स टू VI sin phi, हमने पहले ही डिस्कशन किया, ठीक। जो एक्चुअल फार्मूला है वहाँ से हम भी निकाल सकते हैं रिएक्टिव पावर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से पहले फार्मूला नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय अपीयरेंट पावर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज अपीयरेंट पावर? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड अपीयरेंट पावर, है ना। या आप बोल सकते हो भैया ये चीज़ है, या आप बोल सकते हो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का सम है ना। कैलकुलेशन किस में होती है? वोल्ट एम्पियर में कैलकुलेट होता है। सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अच्छे से नोट डाउन करें इसको, ठीक।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स पावर। पावर को कॉम्प्लेक्स भी यूज किया जाता है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स सम। द कॉम्प्लेक्स सम ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लेक्स पावर। हम लोग पढ़ते हैं ना ये वाला पावर, जैसे किसी पावर का यूनिट दिया हुआ है कि भैया 10 + 3i या 10 + 3j, कहीं j में लिखा होता है, कहीं i में लिखा होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स पावर का भी अलग अलग फार्मूला है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कॉम्प्लेक्स पावर निकालने को बोल रहा है तो यहाँ पे इम्पिडेंस पहले निकाला जाता है। इम्पिडेंस क्या है? Z = R - jXc। R क्या है? रेजिस्टेंस है। X क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे I का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक्टिव पावर में मतलब जो करंट है IT + IQ है। cos phi है R/Z है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ऑलरेडी पहले से बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले एकदम दिमाग पे नोट डाउन कर लेने कि हम इसे और अच्छे से डिस्कशन कर पाएँ। अब ये वही चीज़ है जो हमने पहले डिस्कशन की थी, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले और अच्छे से दिखाए गए हैं। P = VI cos phi। तो यहाँ से cos phi क्या निकलेगा भैया? P/VI। P मतलब क्या? P मतलब क्या? कौन सा पावर? एक्टिव पावर। तो P को हम किस में लिख सकते हैं? किलोवाट में लिख सकते हैं। और VI मतलब क्या? अपीयरेंट पावर, जिसको हम kVA में लिख सकते हैं, है ना। तो cos phi = क्या होता है? ट्रू पावर बाई अपीयरेंट पावर भी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ट्रू पावर दिया है और अपीयरेंट पावर दिया है तो आप cos phi निकाल सकते हो, ठीक है, जिसको हम पावर फैक्टर भी बोलते हैं, है ना। तो पावर फैक्टर = होता है ट्रू पावर बाई अपीयरेंट पावर। यहाँ से आप देख सकते हो इजिली, ठीक, जिसको R/Z के नाम से भी जाना जाता है ना। ये सारी चीज़ें हैं मतलब पावर फैक्टर के बारे में। तो इसको आप अच्छे से डिस्कशन मतलब पढ़ लें कि हम लोग और अच्छे से इसको देख पाए। बिकॉज जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम लोग शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। उसके पहले ये सारे कॉन्सेप्ट इस लेक्चर में आप क्लियर कर लें कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो एक्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे कि परसेंटेज रेजिस्टेंस क्या है, जो हमने बोला कि क्योंकि हर सिस्टम की KVA रेटिंग जो है वो अलग अलग होती है, इसलिए हर एक कंपोनेंट का जो कि सिस्टम में लगा हुआ है उसकी परसेंटेज रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकालना पड़ता है एक बेस वैल्यू के साथ। वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो स्टेप्स हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्ट सर्किट करंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो अप करके कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है कि शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। Thanks for watching, and if you have not subscribed Electrical for All, please subscribe and press the bell icon for the instant notification of the latest videos. Thank you so much.